चालू कर दूं? हाँ, सामने ध्यान दो। ज्योग्राफिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अपनी बात चल रही थी भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में वन, ये वाला टॉपिक चल रहा था। और शायद इसमें से कुछ अपन ने करवा दिया था। इसका ऐतिहासिक पक्ष की बात हो गई थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी आप में नए भी हैं आज, ठीक है ना। तो एक बार मोटे मोटे तौर पे भारत के जो वन हैं उनका जो ऐतिहासिक पक्ष था उसकी बात कर ली जाए एक बार, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ऐतिहासिक पक्ष की। ऐतिहासिक पक्ष की बात करें तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले 1936 की बातें हैं। कब की बातें हैं? 1936 के अंतर्गत एच जी चैंपियन महोदय के द्वारा भारत में सबसे पहले वनों का क्रमबद्ध तरीके से क्या किया गया? अध्ययन और वर्गीकरण किया गया। क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन और वर्गीकरण किया गया, सिस्टमेटिक तरीके से। कब की बातें हैं? 1936 में। इस समय तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद में 1968 के अंतर्गत 1968 में एच जी चैंपियन द्वारा वह इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था सेठ। इन दोनों के द्वारा भारत में वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। और जो वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था, इसमें इन्होंने 16 तो मुख्य प्रकार बताए थे वनों के, भारत में मुख्य प्रकार। और इसी के साथ इन्होंने 221 उप प्रकार बताए थे। और 16 मुख्य प्रकारों को और 221 उप प्रकारों को भारत के मानचित्र पर, ठीक है ना, उनको दर्शाना बड़ा मुश्किल कार्य है। आप भी नहीं समझ सकते इस बात को कि वास्तव में ऐसा हो सकता है कि 221, और भारत का मानचित्र आप जानते हैं कितना है, उसमें नाम भी लिखे तो 221 नाम भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये कार्य बड़ा क्या है? जटिल है। लेकिन ऐतिहासिक पक्ष में कई बार पूछा है एच बी चैंपियन के बारे में और शेठ के बारे में पूछा है कि भारत में सबसे पहले वनों का वर्गीकरण करने का कार्य किसने किया। अब बात आती है कि जब इतने बड़े प्रकार को या इतने बड़ी संख्या के अंतर्गत जो प्रकार दिए हैं उनको भारत के मानचित्र पर नहीं दर्शा सके तो फिर किया क्या जाए? तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारत के जो वन हैं उन वनों को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा गया। और 5 भागों की अपने चर्चा भी की थी, जिसमें सबसे पहला जो भाग था अपना, वो भाग था उष्णकटिबंधीय सदाबहार, साथ में अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। पहला प्रकार तो ये था जिसमें आपने ये बात की थी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार प्रकार के जो वन है वो भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। इनका विकास 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। और आपसे पूछा जाए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, क्योंकि आपने इससे जस्ट पहले भारत में वर्षा का वितरण को पढ़ा है, तो आपको पता है पश्चिमी घाट पर, ठीक है ना, पश्चिमी घाट का पश्चिम भाग है, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है और उत्तर पूर्व के राज्य भी हैं। लेकिन ध्यान रखना, उत्तर पूर्व के राज्य में अब यहाँ पर सदाबहार वनों के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देंगे। उसमें मणिपुर को छोड़ा था वर्षात में, मणिपुर में वर्षात कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर्वतीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से उस अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी उत्तरी पूर्व के जितने भी राज्य हैं उनको शामिल करेंगे। और एक स्टेट उत्तर पूर्व के अलावा था जिसका नाम था पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। तो वो वाले इलाके हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उसके बाद बात आती है दूसरा जो प्रकार अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था उष्णकटिबंधीय मानसूनी कह दो, मानसूनी वन कह दो, चाहे पर्णपाती कह दो, चाहे आप उनको पतझड़ कह दो, पतझड़, ठीक है ना, पतझड़ वन, ये इनके नाम है। चाहे पर्णपाती कह दो, पतझड़ कह दो, चाहे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के वन कह दो। देखो ये कौन सी वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो मैंने कहा था ये उष्णकटिबंधीय 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो, एक वर्ष की बात हो रही है, वार्षिक का मतलब है एक वर्ष में
70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा जहां पर हो वहां पर उष्णकटिबंधीय मानसून या पर्णपाती या पतझड़, इनका मतलब सबका एक ही है। पर्णपाती का मतलब है कि जो एक निश्चित ऋतु के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है ना, वो वाले वन है। फिर उसके बाद में बात आती है, इसमें भी आपने ये कहा था कि इसको भी कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक में आपने कहा था कि अर्ध उष्णकटिबंधीय, अर्ध अर्ध शुष्क पर्णपाती, एक प्रकार तो ये था अर्ध शुष्क पर्णपाती, और एक था आर्द्र आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन। ऐसे इनको भी 2 भागों में बांटा था, आर्द्र पर्णपाती वन और अर्ध शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती का मतलब यह था कि इसके अंतर्गत जो वर्षा है वो वर्षा होगी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो वहां पर आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाएंगे। और अर्ध शुष्क का नाम से पता चल रहा है, अर्ध शुष्क, इसका मतलब है जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से क्या हो, कम, 70 सेंटीमीटर से वर्षा क्या हो, कम हो। ऐसे, या 70 से लेकर, 70 से कम नहीं, सॉरी, 70 से लेकर 100, 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत अर्ध शुष्क या पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, कई बार यहाँ पर कई किताबों में आपको एनसीईआरटी या जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं 9th की क्लास में विशेष तौर से आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 50 से लेकर 100 भी दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्लियर करना, यदि ऑप्शन में पहले आपको 70 मिल जाए तो इसी का चयन करना है। किसका चयन करना है, 70 का। और यदि फिर ऑप्शन में 70 नहीं है तो फिर आपको 50 का क्या कर लेना है, चयन। नाराज होकर बैठना नहीं है कि सर ने 70 लिखा था और ऑप्शन में 50 आ गया, मैं तो इसको करूं ही नहीं, ठीक है ना। तो नाराज नहीं होना ऑप्शन से, ऑप्शन निकटतम ऑप्शन को देखा जाता है फिर उसमें कि निकटतम ऑप्शन क्या है। तो ध्यान रखना 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले, जहां पर अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क का मतलब है वर्षा कम वाले इलाके हैं। और आर्द्र पर्णपाती का मतलब है यहाँ वर्षा थोड़ी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसलिए वर्षा के आधार पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को भी कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी तीसरे भाग की। तीसरा जो प्रकार था वो था उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कंटीले, कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। और इनमें वर्षा की मात्रा जो आपने कहा था कि इनमें कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों के अंतर्गत ये वन विकसित होंगे। कौन से, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में नंबर 4 की बात अपन ने की थी, चौथा प्रकार था वो था पर्वतीय वन, ठीक है। और पर्वतीय वनों में तो आपको पता है कि वर्षा के आधार पर, ठीक है ना, और ऊंचाई के आधार पर इनका तो वर्गीकरण, फिर इनके कुछ उप प्रकार भी हैं। तो इनमें कोई वर्षा का कोई मामला नहीं है कि कितनी वर्षा होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में ये तो भारत में जितने भी जहां पर भी पर्वत मिलेंगे आपको, वहां सभी जगह पर आपको क्या मिलेंगे, वन। लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में सबसे ज्यादा यदि भारत में आपको मानचित्र पर दर्शाने का कार्य किया जाए तो मानचित्र पर दर्शाएंगे आप हिमालय पर्वत में। कहाँ दर्शाएंगे, हिमालय पर्वत में दर्शाएंगे। फिर उसके बाद में 5वां जो भाग था वो था ज्वारीय वन, ठीक है ना। ज्वारीय वनों को आपने बहुत से नामों से इसको पुकारा था। ज्वारीय वन कह दो, दलदली कह दो, दलदली वन कह दो, आप इनको अनूप वन भी कह सकते हैं, आप इसको मैंग्रोव वन भी कह सकते हैं, आप इसको सुंदरी वन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और आप इसको लेगून वन भी कह सकते हैं, लेगून वन भी कह सकते हैं। ये इस प्रकार के वन थे, ठीक है ना। इन वनों का जो विकास है वो समुद्र के तटीय किनारों पे होता है, समुद्र के तटीय किनारे पे। और भारत के संदर्भ में बात करें तो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्व का जो तट है जिसमें कावेरी है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, उनके डेल्टाई भाग हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल वाला इलाका जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना है वहां पर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे इसके बाद में है गुजरात का तटीय इलाका है, ठीक है। और तीसरा फिर इसके बाद में है आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो ये क्या है, मैंग्रोव वनों के क्या है, वन है। ये 5 भाग थे। आज अपन इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। और यहां तक अपन ने चर्चा हो गई थी, अपने यहां तक की चर्चा तो हो गई थी। और आज लिखेंगे भारत में वन, जिनमें नंबर 1 हेडिंग रहेगी अपनी उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इसकी बात है। पहले मैं एक बार समझा तो बाद में लिख लेना,
ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे वर्षा की, जो आपने बात की है कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा है, ध्यान रखना, ये वर्षा है औसत वार्षिक, औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा, ये औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और भारत के मानचित्र में आपको पता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से। फिर उसके बाद में अपन बात करें तापमान की, कि ये वन जहां पर पाए जाते हैं वहां पर तापमान कितना है, तो तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले इलाके हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन क्षेत्र की, कि ये भारत के अंतर्गत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो पश्चिमी घाट का, ठीक है ना, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट का पश्चिम भाग। दूसरा क्षेत्र की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं अंडमान निकोबार, ठीक है। और अंडमान निकोबार के बाद में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद में है उत्तरी पूर्वी राज्यों, उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग। और अधिकांश भाग का मतलब है कि आप इसमें क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे तो पूर्वी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पश्चिम बंगाल, ये वाला इलाका भी इसी में आता है। तो ये क्षेत्र है भारत में, ठीक है। लक्षद्वीप का है, पश्चिमी घाट का पश्चिम भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग है, और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ना है आपको, और पूर्वी पश्चिम बंगाल का इलाका है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, ये तीनों बातें। देखो अपन इनकी विशेषताओं को क्या करेंगे, नोट आउट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये भी इनकी विशेषताएं तो हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी तो इनकी विशेषता है। तापमान इनकी विशेषता नहीं है क्या, वर्षा इनकी विशेषता नहीं है क्या, ये कौन से क्षेत्रों में ये इनकी विशेषता नहीं है क्या, है ही ना, ठीक है ना। तो इनका भी ध्यान रखना कि ये भी क्या है, विशेषताएं। अब अपन जो बाकी विशेषताएं हैं उनको हेडिंग डाल के कर लेते हैं, प्रमुख विशेषताएं इन वनों की, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले ये जो वन है, ठीक है ना, सबसे पहले ये वन है वो कठोर लकड़ी के हैं। इनकी लकड़ी कैसी है, कठोर। तो ये वन क्या है, कठोर है। कठोर लकड़ी का मतलब क्या है, कठोर लकड़ी का मतलब ये है कि इनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है ना, वो प्रजातियां दलदली वाले इलाके हैं जहाँ पर इनको भरपूर तरीके से पोषण मिलता है, ठीक है ना, और भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है, प्रजातियों के वृक्ष हैं। और इनकी ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है। तो कठोर लकड़ी के वन है। दूसरी बात है कि इनकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई है 60 मीटर, 60 मीटर। और 60 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 200 फीट, 200 फीट लिखा जा सकता है ना। 1 मीटर में 3.25 फीट होती है, 1 मीटर में 3.25, तो 60 का करेंगे तो 180 और 20 कितने हो गए, 200 फीट। तो 60 मीटर की ऊंचाई तक के वृक्ष हैं। 60 मीटर बहुत ऊंचा होता है, ठीक है ना, 60 मीटर की ऊंचाई बहुत ऊंची होती है। इसका मतलब है आप कम से कम 10-15 मंजिल ऊपर अपन चले जाएं किसी बिल्डिंग पर, इतने ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इतने ऊंचाई के वृक्ष क्यों पाए जाते हैं, कारण क्या है, आप तो आश्चर्य भी कर रहे होंगे कि सर इतने ऊंचाई के वन हो सकते हैं क्या, 60 मीटर की ऊंचाई बहुत होती है, ठीक है ना। अपन एक दृष्टि से देखें ना तो अपन ट्यूबवेल करवाते हैं ना, बोरिंग वाला सिस्टम, तो औसत रूप से इतनी गहराई होती है, 60 मीटर की गहराई होती है। 200 फीट पर अपने को आसानी से पानी मिल जाता है, ठीक है ना, अपने जो कुएं खोदने का कार्य है। तो इतने तो ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इतनी ऊंचाई क्यों होती है इनकी। देखो हर जगह हर जीव संसार के अंतर्गत कंपटीशन में जीता है। हर मानव, चाहे किसी प्रकार का जीव हो चाहे मानव, मानव सबसे ज़्यादा कंपटीशन करता है, लेकिन इनमें भी जीवों में कंपटीशन पाया जाता है। कंपटीशन का मतलब यह है कि सूर्य के प्रकाश से ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाते हैं तो इनके अंतर्गत इनकी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जो वन हैं वहाँ पर बहुत सी प्रजातियां हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पर है। तो अनेक प्रजातियों के कारण इनमें कंपटीशन होता है। सूर्य की जो किरणें हैं उनको सबसे पहले कौन ले, जो लेगा वही तो सबसे ज़्यादा भोजन करेगा ना, खाने के लिए उसी को ज़्यादा मिलेगा।
तो खाने के लिए तो जी रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि उसको कंपटीशन के चक्कर में उसको प्राप्त करने के लिए अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हैं। कई बार नहीं करते क्या, जैसे अभी मकर संक्रांति का प्रोग्राम गया, ठीक है ना, बच्चों के पतंग लूटने का कार्य चलता है ना, तो पतंग उनके हाथ नहीं लगते हैं तो फिर उनको ऊंची एडिया भी करनी पड़ती है ऐसे, ठीक है ना। तो ये वृक्ष भी क्या कर रहे हैं, अपनी ऊंची एडिया ही तो कर रहे हैं, और ऐसे करते हुए इनकी क्या हो गई, ऊंचाई बढ़ गई। तो दूसरा देखता है क्या कि मेरे को प्राप्त नहीं होगा, तो फिर वो भी क्या करता है, वो भी ऊंची एडी कर लेता है अपनी, ठीक है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए इनके क्या है, नेचुरलिटी में आ जाती है ये चीजें, और वृक्षों की ऊंचाई बढ़ जाती है। इसलिए इनकी ऊंचाई 60 मीटर है। अब समझ में आ गया इनकी ऊंचाई इतनी क्यों हो जाती है, कंपटीशन के चक्कर में। क्यों, सूर्य के प्रकाश को सबसे पहले कौन प्राप्त करे, नहीं तो फिर वो भूखा रह जाएगा, ठीक है ना। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, पेट आपूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और ये प्रत्येक जीव को करना पड़ता है, ठीक है, मानव को ही नहीं करना पड़ता। आप सोच रहे हैं कि सर हम ही सबसे दुखी प्राणी है संसार में, हर कोई दुखी है, और आप एक दूसरे व्यक्ति के अपन क्या करते हैं, दुख को देखते हैं ना, तो फिर खुद का क्या लगने लगता है, कम लगने लगता है। आपके पास चप्पल नहीं हो, ठीक है, और आपको कोई व्यक्ति, ठीक है ना, एक टांग जिसके हो ही नहीं, ठीक है ना, चप्पल तो दूर की बात, उसकी टांग ही नहीं है, और फुटपाथ पे पड़ा दिख जाए, तो फिर आपको संतुष्टि मिलती है कि कम से कम कोई बात नहीं, टांग तो है दोनों, है, इससे तो सुखी हैं। तो कई बार ऐसा लगे ना कि मैं सबसे ज्यादा संसार का दुखी प्राणी मैं ही हूँ, ठीक है ना, तो एसएमएस के गेट पे सामने चले जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, सारा काम संतुलित हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि कम से कम जीवन तो जी रहे हैं ना, ठीक है ना, इधर तो सारी डेड बॉडियां आ रही हैं, ठीक है ना, लाइनें लगी होती है एसएमएस के गेट पे, तो वहां जाके देख लेना। और कभी अहंकार, ठीक है ना, और अहम हो जाए तो भी वहां चले जाना। और कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति वहां चला गया ना तो ये चीज उसकी लगभग लगभग छूट जाती है, ठीक है ना। और जिसकी नहीं छूटती है ना, तो फिर वो सामान्य प्राणी नहीं है, फिर वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा हो जाए खुद के ऊपर, यदि ऐसा हो किसी प्रकार का कोई कारक हावी हो जाए कि मैं ही हूँ संसार में, मैं ही ज्ञानी हूँ, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, सारी ताकत मेरे पास है, तो उस गेट के ऊपर एक बार यात्रा कर लेना, फिर सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। आपके जैसे कई लोग, ठीक है ना, आपके जैसे कई लोग आपसे पहले पहुंच गए वहां, ये है। तो अहम और अहम की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में बात आती है तीसरी तीसरी विशेषता, इनका जो धरातल होता है, इनका जो धरातल होता है वह धरातल दलदली होता है। धरातल कैसा होता है, दलदली, दलदल पाया जाता है इनके धरातल में। क्यों पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है कि ये वृक्ष झुंडों में पाए जाते हैं, और ऊपर से इतने गुथे हुए होते हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे पहुंच नहीं पाता। और ये वर्षा वाले, सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक वर्षा। तो नीचे वर्षा का पानी तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, पेड़ वर्षा के पानी को थोड़ी रोक सकते हैं, नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश को रोक लेंगे, सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, डेली वर्षा हो रही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो नीचे दलदल हो जाएगी। आप उनको काटने के लिए जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि दलदली इलाका है, आप उसमें कीचड़ में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो ये दलदली इनका क्या होता है, धरातल होता है। फिर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जैव विविधता, सबसे ज्यादा जैव विविधता, सबसे ज्यादा जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। संसार में भी यही बात है, संसार में भी आप वन पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको यही मिलेगी। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता का मतलब होता है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत जीवों में समस्त प्रकार के जीव जंतुओं की पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या से है, कि कितनी संख्या वहां पाई जाती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं जैव विविधता। यदि आप भारत के संदर्भ में देखेंगे ना, भारत के संदर्भ में, तो आपको जैव विविधता का सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्र आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, अंडमान निकोबार मिलेगा इसके बाद में, ठीक है, और उसके बाद में उत्तर पूर्व का राज्य जो आपने लिखे हैं वो मिलेगा। और आप पश्चिमी घाट में भी देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको किस इलाके में मिलेगी, तो वो है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली कहां पर है, केरल में, केरल में, साइलेंट वैली केरल में। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, और यदि साइलेंट वैली नहीं हो, ठीक है, और पश्चिमी घाट दे रखा है, तो फिर क्या करोगे, पश्चिमी घाट, ठीक है, और पश्चिमी घाट की जगह मालाबार तट दे दिया जाए तो मालाबार तट, और दोनों ही ऑप्शन में नहीं और साइलेंट वैली हो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली एक ऐसी जगह है, साइलेंट वैली एक ऐसी जगह पर है जहां पर किसी प्रकार का मानव का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, वहां पर खुले से जीव जंतु विचरण करते हैं और उनको किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। ऐसे इलाके को कहते हैं साइलेंट वैली, उसको फिर साइलेंट वैली की संज्ञा दी जाती है। और केरल में यही साइलेंट वैली है जहां मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है और सबसे ज्यादा जैव विविधता, सबसे ज्यादा प्रजातियों की संख्या यहां पाई जाती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, साइलेंट वैली वाली बात। इसके बाद में बात आती है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे इनकी शुद्ध प्राथमिक, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता,
शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। सुना था क्या कभी? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा किन वनों की है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों की है। कैसे है? क्योंकि ये वन खुद का भोजन खुद तैयार करते हैं, खुद का भोजन खुद तैयार करते हैं। फिर इनको कोई यदि भोजन के रूप में काम में लेता है इन प्रजातियों को, तो फिर वो द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता होता है। द्वितीय प्रकार का क्या होता है? उपभोक्ता होता है, काम में लेने वाला, ठीक है ना। तो इनकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी क्या होती है? सबसे ज्यादा। यदि संसार में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले वन हैं, ठीक है ना, इन पांचों प्रकार में, तो यही है। जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना, वो सबसे ज्यादा उत्सर्जित यही करते हैं। वैसे सबसे ज्यादा वनस्पतियों की बात करें, ध्यान रखना ये वन पढ़ रहे हैं, वनस्पति नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ घास की बात नहीं होगी। यदि सबसे ज्यादा यदि अपन पूरी वनस्पति में ऑल ओवर बात करें, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट कौन करता है, तो फिर वनस्पतियों के अंतर्गत समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों का नाम आता है, ठीक है ना। वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करती हैं। और यदि अपन स्थल के भाग की बात, अपन पूरे स्थल भाग की बात करें, तो स्थल भाग पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन। आपने सुना होगा संसार में कि दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, जो ब्राजील के अंतर्गत है, पूरे के पूरे उस इलाके के अंतर्गत जो डेली 3 बजे बाद में क्या होती है? वर्षा होती है। तो वहां पर ये घने सदाबहार प्रकार के क्या है? जंगल हैं, और उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यही क्षेत्र भारत के अंतर्गत कौन से हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों में है। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी क्या है? इनकी अधिक है। फिर बात आती है कि आर्थिक दृष्टि से तो ये उपयोगी नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी है। पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है? उपयोगी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से नहीं है, आर्थिक दृष्टि से नहीं है। आर्थिक दृष्टि से क्यों नहीं है? आर्थिक दृष्टि से इसलिए नहीं है कि मानव इनको काट नहीं सकता, कठोर लकड़ी के हैं, दलदल वाले इलाके हैं, और फिर दूसरी बात एक प्रकार की प्रजाति नहीं है, ठीक है ना, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं। पास में कोई दूसरा पेड़ है, फिर तीसरा पेड़ है, फिर कोई चौथा पेड़ है। तो इस वजह से इनका क्या नहीं कर सकता? मानव उपयोग नहीं कर सकता। इस कारण से आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना संसार में पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी इनको बताया जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करता है जो कम पढ़ने वाले बालक हैं, ठीक है ना, कि आर्थिक दृष्टि से था कि ज्यादा उपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से था, तो इनका पर्यावरणीय दृष्टि से, क्योंकि मानव के तो उपयोग ही नहीं है। और आजकल वैसे भी मानव का तो सबसे ज्यादा वनों से ज्यादा इतना उपयोग भी नहीं रहा, क्योंकि आजकल सारा रसोई का कार्य भी किससे होता है? प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है, प्राकृतिक जो गैस है, उसी से होता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसका पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोग है, आर्थिक दृष्टि से नहीं है। फिर बात आती है कि जो ये वन है, इन वनों के अंतर्गत 3 स्तर पाए जाते हैं। वनों के कितने स्तर पाए जाते हैं? 3। तो वनों के 3 स्तर पाए जाते हैं, वनों के 3 स्तर, 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 3। 3 स्तर का मतलब यह है, जैसे ये कोई वृक्ष है, फिर यहाँ पर कोई वृक्ष है, ठीक है, और फिर यहाँ पर कोई वृक्ष है, यहाँ पर कोई वृक्ष है, ऐसे ये बड़े वृक्ष हैं, ठीक है, और बीच में क्या है? ये छोटा वृक्ष है। इस प्रकार के इनके क्या है? 3 स्तर हैं, लंबाई के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है ना। और कुछ भी हो सकता है, मैंने उदाहरण के लिए इसलिए बनाया कि आगे वाले पॉइंट को भी देखना था। अब देखो ये बीच का जो वृक्ष है, इस वृक्ष को इन दोनों पास वाले बड़े वृक्षों ने इसको क्या कर लिया? ऊपर से क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है ना। जब इस प्रकार की व्यवस्था सदाबहार उष्णकटिबंधीय प्रकार के वनों में पाई जाती है, तो उनको इपीफाइटिक, ठीक है ना, वनस्पति का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इपीफाइटिक, इपीफाइटिक, इपीफाइटिक वनस्पति, ठीक है ना, इपीफाइटिक वनस्पति कहते हैं इसको। कौन सी वनस्पति कहते हैं? एपीफाइटिक। एपीफाइटिक का मतलब होता है कि वनस्पतियां छोटे वृक्षों को ऊपर से आकर जकड़ ले, ऊपर से आकर क्या कर ले? जकड़ ले, तो फिर उनको एपीफाइटिक का नाम दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता 7 नंबर पे क्या हो सकती है? ये जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जो वन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन है, इन वनों का, ठीक है ना, जो उपयोग है, उपयोग, ठीक है ना, वो आर्थिक दृष्टि से तो हो नहीं रहा। किस दृष्टि से नहीं हो रहा? आर्थिक दृष्टि से। लेकिन जन जीवन की दृष्टि से, जन जीवन की दृष्टि से, जन जीवन की दृष्टि से इनका उपयोग है। इनका क्या है? उपयोग। जन जीवन का मतलब है ऑक्सीजन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है?
ऑक्सीजन की बात चल रही है। अब बताओ ये वन समझ में आएगी नहीं आई? क्षेत्र की बात हो गई, वर्षा की बात हो गई, इलाकों की बात हो गई, इनकी तापमान की बात हो गई, संपूर्ण विशेषताओं की बात हो गई। ठीक है, एक बात आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि जो आपने अंडमान निकोबार का इलाका पढ़ा था, ठीक है ना, अंडमान निकोबार का, ये जो अंडमान निकोबार का जो इलाका था, इस इलाके को उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर। हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा घने जंगल, जहां पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जनजातियां रहती हैं, तो वो समुद्र के बीचों बीच का इलाका है, ठीक है ना, और सुरक्षित तरीके से है, इसलिए उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। ठीक है, अब लिखें। ठीक है, लिखें, लिखें थोड़ा गति के साथ। हाँ, हेडिंग डाल लो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन। डालो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन डाल दिया। इसमें लिखो, सबसे पहले लिखो वर्षा, थोड़ा गति के साथ लिखो, वर्षा। नहीं, मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लो ना, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है। हाँ, लिखो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, लेकिन ब्रैकेट में लिखना औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। ब्रैकेट में लिखना किसकी हो रही है? औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। लिख लिया गया? नेक्स्ट लाइन में लिखो औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट लिखो क्षेत्र, क्षेत्र लिखो नेक्स्ट, और क्षेत्र में लिखो पश्चिमी घाट का पश्चिम भाग, पश्चिमी घाट का पश्चिम भाग, पश्चिम घाट का पश्चिम भाग, कोमा लगाते रहना, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, 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 कोमा लगाओ, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तरी पूर्वी राज्यों, उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग, 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 आगे लिखो पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग। एक क्षेत्र और लिखो, कोरोमंडल तट भी लिख लो, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कंफ्यूज तो नहीं है ना कोरोमंडल को? क्यों नहीं है? कोरोमंडल को क्यों शामिल किया? यहाँ तो वर्षा कम होती है, 100 सेंटीमीटर के से आसपास, 100 से लेकर 200 ही होती है, लेकिन कोरोमंडल को क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के साथ क्या पढ़ रहे थे अपन? अर्ध सदाबहार, ये भी तो है ना अर्ध सदाबहार। तो अर्ध सदाबहार का मतलब है इनमें थोड़ी सी वर्षा क्या है? कम है, तो कोरोमंडल पे वर्षा कम है। आपने एक मणिपुर को छोड़ा था 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो मणिपुर में 100 सेंटीमीटर वर्षा थी ना, 100 से लेकर 200, तो मणिपुर आ गया ना इसमें, इसका मतलब है वहां अर्ध सदाबहार प्रकार की वनस्पति है। अरे सदाबहार का मतलब है ज्यादा वर्षा, अर्ध सदाबहार का मतलब उससे थोड़ी सी कम वर्षा। समझ गए ना आप मेरी बात को? ठीक है, अब लिखें प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग डालें प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। इसमें लिखें
इनका धरातलीय भाग दलदल होता है, इनका धरातलीय भाग दलदल होता है, इनका धरातलीय भाग दलदल होता है, धरातलीय भाग दलदल होता है। नंबर 2, ये कठोर लकड़ी के वन होते हैं, ये कठोर लकड़ी के वन होते हैं, कठोर लकड़ी के वन होते हैं, कठोर लकड़ी के वन होते हैं। ये इनकी लकड़ी कठोर होती है, एक ही बात है ना। नंबर 3, ये सघन वन के क्षेत्र हैं। सघन वन का मतलब क्या है? अपनी भाषा में जाडे हैं, सघन वन के क्षेत्र हैं। नंबर 4, ये पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हैं। ये पर्यावरणीय दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हैं, अत्यधिक उपयोगी हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, 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 आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट लिखें, यह नेक्स्ट विशेषता कितने नंबर की है? 5। नेक्स्ट, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन हैं। इसी में लिखना डैश लगा के। सर्वाधिक जैव विविधता वाले, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को ही, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को ही, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को ही साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहते हैं, साइलेंट वैली कहते हैं, साइलेंट वैली कहते हैं, जो भारत के केरल राज्य में है, जो भारत के केरल राज्य में है, केरल राज्य में है। नेक्स्ट विशेषता, इन वनों में, इन वनों में, इन वनों में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, इन वनों में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। लिख लिया? 7 नंबर पे लिखो, इन वनों के वृक्ष, इन वनों के वृक्ष, इन वनों के वृक्ष, वृक्षों के, इन वनों के वृक्षों के, वृक्षों के ऊपरी भाग आपस में जुड़े होने के कारण, ऊपरी भाग आपस में जुड़े होने के कारण, जुड़े होने के कारण, जुड़े होने के कारण एपीफाइटिक, एपीफाइटिक, एपीफाइटिक वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं, एपीफाइटिक वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं, एपीफाइटिक वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं, एपीफाइटिक वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट लिखें, इन वनों के, इन वनों के, इन वनों के 3 स्तर होते हैं, इन वनों के 3 स्तर होते हैं, इन वनों के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर,
इन वनों के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर का मतलब है ऊंचाई के अनुसार। ध्यान रखना, घास वनस्पति का भाग है, वनों का भाग नहीं है। उसमें कई बार आपने 5 प्रकार पढ़े हो। वनस्पति के 5 स्तर होते हैं, वो 5 स्तर वनस्पति के हैं जिसमें घास भी शामिल होती है। ये वनों के 3 स्तर हैं। और ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों में वनों के कितने स्तर हैं? वृक्षों के 3 स्तर हैं कद के हिसाब से। नेक्स्ट लिखें, ऊंचाई थोड़ी लिखी इनकी, लिखें इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई। अगली विशेषता, इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई, वृक्षों की ऊंचाई, वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर। वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर। और यदि ब्रैकेट में आप 200 फीट भी लिख सकते हैं उसको, 60 मीटर या 200 फीट होती है, होती है। कितनी हो गई? 9। देखो एक 10 नंबर पे ये जो वृक्ष है ना, समझा रहा हूं पहले, ये जो वृक्ष है ना, इन वृक्षों के क्या होता है, जैसे ये कोई वृक्ष है, ठीक है, ऐसे कोई वृक्ष है, और यहाँ पर कोई वृक्ष है ऐसे, और फिर कोई वृक्ष यहाँ पर है ऐसे, तो इन वृक्षों के बीच में यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार की कुछ लताएं होती हैं। वो ये लताएं इन वृक्षों के ऊपर इस प्रकार से फैल जाती हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये लताएं होती हैं। क्या होती हैं? लताएं। लताएं तो जानते हो ना, जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना हो, अमरबेल। तो अमरबेल बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र पर, ठीक है ना, वृक्षों के ऊपर फैल जाती है। और आपको ये कहा जाए कि इसके मूल पौधे को पकड़ के लाओ, ढूंढ सकते हो क्या आसानी से? और ढूंढने का प्रयास करोगे तो 2-3 रोज बाद में मिलेगी जाके किसी दूसरे के पड़ोसी के खेत में, ठीक है ना। वही मतिरे की राहट वाली बात हो जाएगी, तो वो पड़ोसी के खेत में मिलेगी। तो ऐसे ये क्या है, लताएं होती हैं जो इन वृक्षों के सारे चढ़कर और विभिन्न प्रकार के वृक्षों के ऊपर फैलने लगती हैं, ठीक है ना। और इन प्रकार के जो लताएं यहाँ पर पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों में, इनको कहते हैं लियाना। लियाना, इनका नाम दिया जाता है लियाना, लियाना, ठीक है ना। इसको भी ऐड कर लें, लिखें इन वनों के वृक्षों पर, इन वनों के वृक्षों पर, इन वनों के वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की लताएं पाई जाती हैं, 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 जिनको लियाना कहा जाता है। इनवर्टेड कॉमा में लिखा करो अंडरलाइन करते हुए, जिन्हें लियाना कहा जाता है, लियाना कहा जाता है, लियाना कहा जाता है। एक अपन ने मूल बात नहीं लिखी, ठीक है ना, 11 नंबर करके लिखें, मूल बात नहीं लिखी। मूल बात क्या, कि ये सदाबहार क्यों रहते हैं हमेशा, पूरे वर्ष भर सदाबहार क्यों दिखते हैं? क्यों? वृक्षों की प्रजातियां क्या है? अलग अलग। तो सबके क्या है कि फल और फूल और पत्तियां आने का समय क्या है? भिन्न भिन्न। जब एक पेड़ अपनी वृक्ष की पत्तियों को गिरा हो रहा होता है, उसी समय दूसरा नई तिथियों को निकाल रहा भी होता है। इसलिए ये हमेशा क्या दिखते हैं अपने को? सदाबहार, हमेशा हरे भरे, इसलिए इसको कहते हैं सदाबहार। तो लिखो 11 नंबर करके, इन वनों में, इन वनों में वृक्षों के प्रकार, वृक्षों के प्रकार अधिक पाए जाते हैं, वृक्षों के प्रकार अधिक पाए जाते हैं, वृक्षों के प्रकार अधिक पाए जाते हैं, वृक्षों के प्रकार अधिक पाए जाते हैं। अतः, वृक्षों के प्रकार अधिक पाए जाते हैं, अतः इन इन वृक्षों के, इन वृक्षों के फल फूल व पत्तियां, फल फूल व पत्तियां आने का समय, फल फूल पत्तियां आने का समय अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अतः इन्हें सदाबहार, अतः इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, अतः इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे, सदाबहार कहा जाता है। ठीक है, कितनी हो गई? 11 हो गई क्या? ठीक है,
12 नंबर करके अब लिख लें प्रमुख वृक्ष। प्रमुख वृक्ष, इनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? प्रमुख वृक्षों की बात करें, ठीक है ना, प्रमुख वृक्ष, तो वृक्षों के नाम लिखें। प्रमुख वृक्षों में एबोनी, 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 महोगनी, महोगनी, ताड़, नारियल, हाँ लिख लो, नारियल, एबोनी है, महोगनी है, ताड़ है, नारियल है, ठीक है ना, लोहे काष्ठ है, लोहे काष्ठ, ठीक है ना, और क्या है, राजवुड भी लिख लो, राजवुड भी लिख लो, ग्रीनवुड भी लिख लो, फिर ग्रीनवुड, राजवुड, ग्रीनवुड, ठीक है ना, ग्रीनवुड, राजवुड और ग्रीनवुड। और कोई? चंदन इसमें नहीं है, पर्णपाती में आएगा, मानसूनी में आएगा। सिनकोना आ सकता है, वो लिख लें, सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना लिख लें। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, वो भी आप एक बार अंडरलाइन कर लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है एबोनी और महोगनी से। किससे पूछा है? हेमंत कहाँ से पूछा है? एबोनी और महोगनी, दो तो याद हो ही सकते हैं ना, अरे ज्यादा भी नहीं तो दो, तो वैसे तो ज्यादा करने हैं, सारे ही करने हैं। एबोनी है, महोगनी है, देखो इनको याद करने का तरीका बताऊं, इनको याद करने का तरीका बताता हूँ एक बार, इधर ध्यान दो, रटने की चीजें नहीं होती है सारी चीजें। एबोनी और महोगनी तो वैसे याद हो गया आपको। ताड़ का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तटों के पास में, और तटों के पास में पाया जाता है, आपको पता है ताड़ का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? समुद्र के किनारे पे पाया जाता है, और समुद्र के किनारे पे पाया जाता है तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक है कि वहां वर्षा ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होगी तो फिर वो सदाबहार में चला जाएगा, तो ताड़ सदाबहार में इसलिए चला गया। और आपको पता है कि नारियल भी वहीं पाया जाता है। भारत का एक बार आप सर्वे करेंगे, ठीक है ना, तो गोवा है, केरल है, तमिलनाडु का भाग है, समुद्र के तट किनारे, वहीं पर है ना सबसे ज्यादा नारियल, तो वो सबसे ज्यादा वर्षा वाले हैं। लोहे काष्ठ, लोहा काष्ठ का मतलब है जिनकी लकड़ी लोहे के समान हो, जिसको काटा नहीं जा सकता, तो कठोर हो गई ना, कठोर किनकी होती है? सदाबहार, अभी आपने विशेषता लिखी है ना, तो वो वाली बात है। राजवुड, राजवुड का मतलब है जिसको कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसी का राज चले। वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना, जिस लकड़ी को कोई छेड़ ही नहीं सके और उसी का राज चले जंगल में, तो वो राजवुड हो जाएगी। ग्रीनवुड का मतलब है जो हमेशा लकड़ी हरी भरी रहे, और हरी भरी तो लिखी है आपने सदाबहार, तो ये ग्रीनवुड हो जाएगी। और सिनकोना, ठीक है ना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, समझ गए ना। तो एबोनी और महोगनी याद कर लो, और सारों की विशेषताओं के ऊपर है ये, आपने विशेषताएं लिखी ना, उन विशेषताओं के ऊपर लागू होती है सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर करके लिख लें, 13 नंबर करके लिख लें, वो अंडमान वाली बात नहीं लिखी ना, अंडमान निकोबार की छत, वो अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वृक्षों का घर कहा जाता है, छत नहीं घर। लिखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर, वनों का घर कहा जाता है, कहा जाता है। कभी आपने ये भी नाम सुने हैं क्या? ये वृक्षों के नाम सुने थे क्या आपने? सुना था क्या कभी किसी ने? केल, साइडर है, साइडर है, होलक है और केल है, ये किस प्रकार के वन है? नहीं सुना? इधर ध्यान दो, और इसको समझना भी जरूरी है। अभी अपन जो हेडिंग लिखी थी ना अपने सबसे पहले, उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार प्रकार के वन, तो जो ये वाले वन है ना, ये सारे वन, ये तो है सदाबहार, सदाबहार, और ये तो है सदाबहार सारे के सारे जो आपने लिखे, और ये जो 3 वन हैं ये है अर्ध सदाबहार। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप 14 नंबर करके लिख लें,
14 नंबर करके लिखें, अर्ध सदाबहार वृक्ष या अर्ध सदाबहार प्रकार के वन। 14 नंबर करके लिख लें, अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार प्रकार के वन, अर्ध सदाबहार प्रकार के वन। ठीक है, पढ़ा है कि रहने दें? ये तो हो गया ना। प्रमुख वन में लिख लें साइडर, होलक और केल, नाम लिख लें अर्ध सदाबहार प्रकार के वृक्षों के। साइडर है, होलक है, केल है। देख लें एक बार उनको। मोहन जी आ गए।